साल 2023 के अंत में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे सियासी पलड़ा को एक तरफा झुका दिया है और इस चुनावी नतीजे को आगामी चुनाव के ट्रेलर के रूप में भी देखा जा रहा है। खैर, चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन देश में फिलहाल जो स्थिति है उससे साफ हो गया है कि चुनाव में मोदी ब्रांड के खिलाफ कोई खास प्रभावशाली विपक्षी दल नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए वाकई ही चिंता का विषय है। 2014 में जब से बीजेपी ने सत्ता में अपना कमबैक किया है, तब से लगातार बीजेपी सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाई जा रही है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस मात्र हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ही समट कर रह गई है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी जीत के साथ भाजपा भारत के 28 राज्यों में से 12 राज्यों पर अपना धाक जमा चुकी है और 4 राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी गठबंधन में है। दिसंबर 2017 तक भाजपा शासित या उसके गठबंधन वाले राज्यों का भूमि क्षेत्र बढ़कर 78% हो गया है, जिसमें भारत की 69% आबादी शामिल है। विपक्षी राज्यों ने 31% आबादी के साथ केवल 22% भूमि क्षेत्र को ही कवर किया है। इसका मतलब अब भाजपा के पास 543 लोकसभा सीटों में से लगभग आधी सीटें हैं और अब अगर इन चुनावों से भी कांग्रेस सीख नहीं लेती है तो जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव बोरिंग होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को टक्कर देने वाली फिलहाल कोई पार्टी नहीं है। इधर आगामी 2024 के मद्देनजर जो विपक्षी खेमे ने INDIA गठबंधन बनाया है, उसमें भी उनके सहयोगी दल कांग्रेस से किनारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस को पनौती तक करार दिया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद आगामी चुनाव को लेकर 6 दिसंबर को INDIA गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखी थी, लेकिन INDIA गठबंधन के जरिए विपक्ष को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले इस बैठक से अपने पांव खींच लिए और फिर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी इस बैठक से खुद को अलग करते हुए नजर आए, जिसके कारण ये बैठक टालनी पड़ी। चुनाव से पहले ही जेडीयू और नीतीश कुमार 5 राज्यों के चुनावों में INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और एसपी नेता अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। आने वाले दिनों में एसपी, जेडीयू, टीएमसी आप जैसे दल गठबंधन में कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में INDIA गठबंधन की बैठकों में कांग्रेस की हैसियत, उसकी आवाज और उसकी बार्गेनिंग पावर सभी कमजोर होगी। अगर एक सार में देखें कि आखिर कांग्रेस 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कहां चुकी है, तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के छत्रपों ने राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी के फीडबैक को दरकिनार कर चुनावी फैसलों में अपनी जिद और मनमर्जी चलाई, जिसका खामियाजा पार्टी की हार के तौर पर सामने आया। कहा यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल जैसे नेताओं ने टिकट बांटने में पार्टी सर्वे रिपोर्ट को दरकिनार कर अपने तरीके से टिकट बांटा है। उड़ती खबरें तो ये भी आई है कि पार्टी के भीतर पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। पार्टी के भीतर चर्चा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के बेहतर काम के बावजूद जमीन पर विधायकों के खिलाफ नाराजगी, आपसी गुटबाजी भारी पड़ी है। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सिंगल हैंडेड पार्टी को चलाने का तरीका, तवज्जो न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का घर पर बैठना भारी पड़ा है। इंदौर में कांग्रेस से जुड़े जयकिशन बौरासी का कहना था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने वर्कर्स पर भरोसा करने के बजाय अपने परिवारजनों और किराए पर रखी फौज पर भरोसा किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस वर्कर घर से ही नहीं निकले और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इस जबरदस्त हार के पीछे सनातन वाले विवाद भी एक अहम कारक बने हैं, जहां INDIA गठबंधन के DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर विवाद को जन्म दिया था, जिसमें कांग्रेस की चुप्पी और बचाव की कोशिश में कुछ नेताओं की अनगरल बयानबाजी माहौल को और भी पोलराइज कर गई। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में देखिए तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के मामले, सीनियर नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी और बघेल का मनमाने तरीके से सरकार चलाने को जिम्मेदार माना जा रहा है। इन नतीजों से यह भी संकेत निकलता दिखाई पड़ रहा है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से जाति जनगणना और OBC का मुद्दा उठा रही थी, वह भी लोगों के बीच कांग्रेस के पक्ष में काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया। लोगों ने इसे नकार दिया। ऐसे में कांग्रेस को इसे लेकर अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।
अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। यहाँ कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये केसीआर की पार्टी बीआरएस के एंटी इनकम्बेंसी के कारण है। केसीआर पर करप्शन का चार्ज चल रहा था, जिसका चुनाव में असर हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ बीजेपी के वोट 6% बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ बड़ा प्ले रख सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस अभी भी सही रणनीति और अनुशासन के साथ आगामी चुनाव में उतरती है तो वापस से शायद सत्ता में कमबैक कर सकती है। क्योंकि पहली वजह तो यह है कि जनता भी एक ही चेहरा देखकर बोर हो जाती है। लेकिन फिलहाल जनता के पास बेहतर कोई विकल्प नहीं है, जिसका फायदा बीजेपी पूरा उठाते हुए नजर आ रही है। और दूसरा ये भी है कि 4 राज्यों में जो आंकड़े सामने आए हैं वो कांग्रेस के वापसी के लिए एक आशा और उम्मीद लेकर के आई है। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस भाजपा से ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पीछे दिए गए 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत देखिए तो ज्यादा फासले नहीं है। और अगर कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करती है तो आने वाले चुनाव में सत्ता पर कांग्रेस काबिज होगी या नहीं, ये तो फिलहाल आपको नहीं बता सकते। लेकिन इसकी जरूर गारंटी है कि कम से कम विपक्षी दलों के बीच कांग्रेस का सही रुतबा बना रहेगा।